हेलो स्टूडेंट्स, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज आपके हिंदी के क्लास में समास आज का हमारा टॉपिक होगा। आज हमारा समास चलेगा। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे समास क्या क्या होता है। इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक बात मैं कहते चलूँ कि प्लीज़ आप लोगों को यदि वीडियो सही लगता है, यदि ठीक लगता है आप लोगों को वीडियो, तो आप कमेंट किया करिए। आप लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर किया करिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में जो टेस्ट हुआ था तो उसमें कुछ बच्चों ने अच्छे नंबर लाए थे, जिसमें स्नेहा कुमारी का सबसे हाईएस्ट 9 नंबर उन्होंने लेके आया था। प्रीति लता एक हैं, वो 8 नंबर लेके आई थी। आप लोगों का ये जो कमेंट करने का है ना, वो बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं। तो जो हम चाहते हैं स्टार्टिंग में बोल पाना बच्चों के नाम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं, 1 ही 2 बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं, और वीडियो भी बहुत कम बच्चे देखते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग पहले क्लास जो आती है ना आप लोगों के पास, उसे अटेंड किया करिए, उसे देखा करिए आप लोग। ये आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए क्लासें बहुत अच्छी होंगी। तो चलिए हम समास पढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि समास का परिभाषा क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, फिर इसके कितने भेद होते हैं, फिर उनके क्या क्या परिभाषा होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम समास का क्या भेद होता है, समास की परिभाषा क्या होती है। तो सम धातु में आस प्रत्यय लगाने से समास बनता है। किसी शब्द को संक्षिप्त करके बोलना अर्थात शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनता है, उसे समास पद या समस्त पद कहते हैं। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इस एक एक लाइन को पढ़िए धीरे धीरे और समझिए कि सम धातु में आस प्रत्यय लगाने से समास बनता है। सम धातु में आस, जब हम प्रत्यय और उपसर्ग जानते हैं ना आप लोग, तो उपसर्ग जो पहले आता है और प्रत्यय जो बाद में आके लगता है, बाद में आके जुड़ के शब्द का अर्थ बदलते हुए प्रत्यय कहते हैं। तो सम धातु में जब हम आस प्रत्यय लगाते हैं तो समास बनता है। समास का अर्थ क्या होता है कि शब्दों का मेल या उनका संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। और इस समास से जो पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या समास पद कहते हैं। बस परिभाषा यही है, इतना ही लिखा हुआ है। और ये इसका अर्थ था जिसे समझाने का मेरा, और आप लोग समझ गए होंगे। और अपनी कॉपी में भी इस जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार नोट कर लेंगे कि सम धातु में जब हम आस प्रत्यय लगाते हैं तो समास बनता है। समास का अर्थ क्या होता है, तो शब्दों का मेल ही समास का अर्थ होता है। 2 शब्दों के मेल से जो हमें नया शब्द बनाते हैं उसे समास पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया समास का। अब हम इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि और आगे क्या आता है हमारा। तो आगे देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा कि समास के पदों को वापस विस्तृत रूप में लाने को समास विग्रह कहते हैं। समास पद को वापस विस्तृत रूप में लाने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का कुमार अर्थात राजकुमार, तो ये जो राजकुमार होगा ये समास समस्त पद हो जाएगा। ये इन सभी पदों के लिए एक नया शब्द जो बना राजकुमार, तो यह राजा का पुत्र राजकुमार हो जाएगा। और जो ये राज है ना, ये प्रथम पद हो जाएगा या पूर्व पद हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है, ये पद का मतलब क्या होता है और ये जानना क्यों ज़रूरी है, आगे जब इसके हम चलेंगे तब आपको पदों का महत्व पता चलेगा। इसीलिए मैं आगे ही आपको बताता चलूँ कि ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, या प्रथम पद या द्वितीय पद क्या होता है। तो ये जो राज है ना, राजकुमार 2 शब्दों से मिलके बना राजा का कुमार, तो ये राज है, ये प्रथम पद है, और ये जो कुमार है ना, ये सेकंड पद है या द्वितीय पद है या उत्तर पद है। अब आगे चलें, समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, या पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो जिसके वजह से अर्थ में परिवर्तन हो वो पद प्रधान होता है। अब जब हम इसके भेदों को पढ़ेंगे ना, समास के भेदों को पढ़ेंगे, तो आपको परिभाषा में ऐसा आएगा, किसी के भेद के परिभाषा में ये आएगा कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो इस प्रकार की बातें आएंगी। तो
इसका अर्थ आपको मैं पहले ही समझाते चलूँ ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए। तो आपको बताया जाए कि पद के प्रधान होने का क्या अर्थ होता है। जिसके वजह से अर्थ में परिवर्तन हो वो पद प्रधान होता है। जैसे जो आपके सामने एग्जाम्पल है राजा का कुमार राजकुमार, तो कुमार को हटाकर यदि कुमारी करते हैं तो अर्थ में परिवर्तन आता है, अर्थात राजा का बेटे से होकर राजा का बेटी हो अर्थ हो जाएगा उसका। तो राजा में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, राजा जो हमारा था प्रथम पद उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। यदि हम कुमार को हटा देंगे वहाँ कुमारी कर देंगे तो राजा का बेटा नहीं राजा का बेटी हो जाएगा, यानी कि अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। और अर्थ में जब परिवर्तन होगा तो इसका देखेंगे किस पद में परिवर्तन हो रहा है, प्रथम पद में परिवर्तन हो रहा है या द्वितीय पद में परिवर्तन हो रहा है। तो कुमार के जगह पर कुमारी कर देंगे तो राजा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले राजा का बेटा था अब राजा की बेटी, यानी कि द्वितीय पद में के अर्थ में भिन्नता आ रही है। द्वितीय पद का जो अर्थ है उसमें बदलाव हो रहा है और प्रथम पद ज्यों का त्यों बना हुआ है। प्रथम पद ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो जिसके होने या न होने से अर्थ बदले वो पद प्रधान होता है। जिसके होने या न होने से अर्थ में परिवर्तन आए वो पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। अब देखिए हमारे समास से कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है अव्ययी भाव समास। इसको जानने से पहले आपको पूरे समास में भेद को बताते चलूँ कि समास के कितने भेद होते हैं। तो आप लिखिए समास के भेद, टॉपिक हेडिंग डालिए और उसके नीचे लिखिए पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास, चौथा होगा कर्मधारय समास, पांचवा होगा द्विगु और छठा होगा द्वंद्व समास। तो कुल समास के 6 भेद होते हैं। अब इन भेदों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और उदाहरण के माध्यम से भी इसे हम समझते चलेंगे। तो देखेंगे अव्ययी भाव समास। अभी आपने क्या क्या पढ़ा है पहले उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि समास क्या होता है। तो सम धातु में आस प्रत्यय लगाकर समास शब्द बनता है। ये तो शब्द रचना की बात हो गई कि समास कैसे बनता है। तो सम धातु में आस जब हम प्रत्यय लगाएंगे सम धन आस इक्वल टू समास हो जाएगा। ये समास का अर्थ हो गया, इसका परिभाषा हो गया। दो शब्दों के मेल या संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद और इसमें 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद या पूर्व पद या उत्तर पद। तो जिस पद के में बदलाव होने से अर्थ में परिवर्तन होता है, जिस पद के बदलने से उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, जिस पद में परिवर्तन लाने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है उस पद को प्रधान पद कहते हैं और दूसरा जो पद बचता है उसे अप्रधान कहते हैं। तो आपको यही चीज़ समझना है कि इसमें कौन सा पद प्रधान है, क्योंकि आपसे बार बार ऐसा आएगा पढ़ेंगे जब कि इसमें प्रथम पद प्रधान है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधानता का मतलब है कि उसके अर्थ में उस पद में परिवर्तन करने से उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। तो अब देखिए कि पूर्व और प्रथम पद प्रधान होता है, अर्थात अर्थ प्रथम पद पर निर्भर होता है। संपूर्ण समासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय बन जाता है। अनु भर यथा प्रति हर आवत आदि आरंभ में आता है। ये अव्ययी भाव समास के लिए आपको बताया जा रहा है कि इसका पूर्व या प्रथम पद, पूर्व और प्रथम दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, पूर्व या प्रथम। इसके पूर्व या प्रथम पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अर्थ प्रथम पद पर निर्भर करता है। अर्थ जो है तो आपको बताया गया ना कि जिसके परिवर्तन होने से अर्थ में परिवर्तन हो जाए, तो अर्थ प्रथम पद पर निर्भर करेगा तभी ना उसके परिवर्तन होने से पूरे अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इसका पूर्व पद प्रधान होगा। और ये चीज़ आपको पहले ही बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद पर अर्थ निर्भर करता है, अर्थ की निर्भरता प्रथम पद पर होती है। ठीक है,
तो संपूर्ण समासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय बन जाता है। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, इसके बारे में हम एक चैप्टर है ये क्रिया विशेषण, और उसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ तो उसके बारे में हम डिटेल में इतना नहीं जा सकते। और आप आगे की चीज़ें देखिए कि अनु, आ, भर, यथा, प्रति, हर, आवत आदि शब्द आरंभ में आते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे ना, उनके आरंभ में आपको मिलेगा आ, भर, यथा, जैसे यथा मिलेगा, प्रति मिलेगा प्रतिदिन, हर दिन, और लिखावट, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो और आगे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ये हमारा ये परिभाषा हो गया। आप अपने आप में सोच के देखिए, आपको समझ में आया, और नहीं आया तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। इसका प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है, यानी कि प्रथम पद प्रधान का मतलब है प्रथम पद की प्रधानता होती है, और इसमें अर्थ जो होता है हमारा प्रथम पद पर निर्भर करता है, और वो क्रिया विशेषण संपूर्ण जो समासिक पद होता है क्रिया विशेषण अव्यय बन जाता है। आगे देखेंगे इसमें उदाहरण आपको क्या समझाया जा रहा है। मैंने अभी बताया था इसका स्टार्टिंग में मैक्सिमम जो इसके अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होंगे उनके मैक्सिमम में अनु, अब ये नहीं कह रहे हैं कि सारे में ऐसा ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा आएगा जहाँ आपको इस प्रकार से उसके शब्दों से अर्थ आरंभ, शब्द आरंभ मिल जाए, आप समझ लीजिएगा ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो देखिए क्या क्या रहता है। यथा आपको बताया था, प्रति बताया था, भर बताया था। तो देखिए शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो जब हम एक मिलाएंगे शक्ति के अनुसार, यानी कि यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथाशक्ति, प्रत्येक दिन, पेट भर के, रात ही रात मतलब रातों रात, आजन्म, प्रतिदिन, और खूबसूरत, निर्विवेद, अकारण, बेशक, आमरण। तो इसमें आप देखेंगे कि आजन्म, आमरण, अकारण, ये सब क्या है, ये सब आ से शुरू हो रहे हैं, आ से आरंभ हो रहे हैं, इन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। एक ये भी इनकी विशेषता है, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नहीं, आप ऐड करेंगे अपने कॉपी में, इसे भी लिखेंगे कि अव्ययी भाव समास पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता से आपका मेरा क्या मतलब है, इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जिसके जो शब्द होते हैं ना, इस स्त्रीलिंग के लिए भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा और पुल्लिंग के लिए भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो प्रभाव है ना नहीं पड़ता है अव्ययी भाव समास में। इसके उदाहरण हो जाएंगे प्रत्येक दिन, पेट भर, प्रतिदिन, पेट भर, और निर्विवेद, अकारण, बेशक, आमरण, अतिशीघ्र, प्रत्येक, घर, प्रतिदिन, ठीक है। तो रातों रात, दिनों दिन, ये सब इसके उदाहरण हैं बच्चों। तो अब आगे चले, आप लोगों को समझ में आया। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं कितने बार आप लोगों से कहूँ कि प्लीज़ कमेंट किया करिए। अगर समझ में आती है तो हमें तो पता नहीं चलेगा ना जब तक आप हमें कमेंट करके नहीं बताएंगे। आप हमारे सामने तो बैठे हुए नहीं हैं कि आपसे मैं पूछते चलूँ कि ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूँ। यहाँ तो मुझे अपने आप ही बताना है। आपका कमेंट ही एक माध्यम बनता है जिससे हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ पाते हैं। हमको पता चलता है कि हाँ, हम जो पढ़ाए हैं बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे चलिए हम, आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये पहला था, ये पहला था। अब दूसरा क्या कहता है हमारा, दूसरा क्या आता है, तत्पुरुष समास। दूसरा क्या आता है, तत्पुरुष समास। बच्चों इस वीडियो का के जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, उसमें ये जो PDF आपको दिख रहा है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उसमें आपको मिल जाएगा PDF, ठीक। तो अब चलिए तत्पुरुष समास में अव्ययी भाव का देख लिए, जिसका प्रथम पद प्रधान रहता है और अर्थ जो है प्रथम पद पर निर्भर करता है। तो तत्पुरुष समास क्या कहता है, वो तो अव्ययी भाव समास था, इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो तत्पुरुष समास में क्या कहता है कि द्वितीय या उत्तर पद, द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। समास पद बनाते समय
कारक विभक्तियाँ आती हैं। इसको पहचानने का, तत्पुरुष समास को पहचानने का आपके पास ये आ गया दिव्यास्त्र, जिसके माध्यम से जो बच्चे ये समझ जाएंगे कि इसके बीच में क्या कारक विभक्ति लग रही है। जैसे आपको एक कोई शब्द बोला, एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में आया कि देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है। इसका ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया देशभक्ति। देशभक्ति आप कैसे किसी के लिए यूज़ करेंगे? तो देशभक्ति को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे बना होगा, दो देश और भक्ति दो शब्दों से बना होगा मिलकर। तो देशभक्ति को तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिखेगा आपको उसको तोड़ने पर, उसको लंबा करने पर, उसका विस्तृत रूप में जब उसे लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। आप यही नहीं लिखेंगे देशभक्ति को जब तोड़ेंगे तो, देश का भक्ति तो नहीं लिखेंगे, देश के भक्ति तो नहीं लिखेंगे, देश को भक्ति तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे देश के लिए भक्ति इक्वल टू देशभक्ति। अर्थात जब हम देशभक्ति को जब तोड़ते हैं, उसके वृहद रूप में लाते हैं, उसके विस्तृत रूप में लाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो देश के लिए भक्ति। जो के लिए है ना, ये कारक विभक्ति है। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि आप लोग कारक पढ़े हुए हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, ठीक। ये जो 8 कारक विभक्तियाँ होती हैं, इसमें से पहले और लास्ट वाले को छोड़कर, पहला जो होता है उसको, और विस्मयादि वाले जो होता है, विस्मयादि बोधक होता है ना चिन्ह, तो उसको छोड़कर बीच में दो छोड़कर बीच में जो कारक विभक्तियाँ 6 आती हैं, तो इन दोनों का लोप हो जाता है। ये कारक विभक्ति का लोप होता है। तो इनके जो शब्द बनेंगे, यानी कि इसको लॉन्ग फॉर्म में जब आप लाएंगे तो उसमें आपको कारक विभक्ति लगा हुआ मिलेगा, और जब उसे शॉर्ट करेंगे, उसे समास बना देंगे ना, उसे सब जब संक्षिप्त कर देंगे तो वहाँ कारक विभक्ति का लोप आपको मिलेगा, कारक विभक्ति का लोप हो गया। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। ये आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लाइन हो गया। उसके लाइन क्या आपको कहता है हमारा परिभाषा का, कि द्वितीय पद प्रधान होता है, समास पद बनाते समय कारक विभक्ति का लोप होता है, दूसरे पद के बदले अर्थ में परिवर्तन आता है, दूसरे पद के बदले से अर्थ में परिवर्तन आता है, दूसरे पद के बदले से नहीं, दूसरे पद को के बदलने से। थोड़ा कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है बच्चों, तो यहाँ बदले नहीं लिखेंगे, आप दूसरे शब्द को दूसरे पद के बदलने से लिखेंगे, दूसरे पद के बदलने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक। तो ये तत्पुरुष समास का हमारा भेद हो गया, भेद नहीं, परिभाषा हो गया। तो मैं आपको बताई कि तत्पुरुष समास का क्या होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद की प्रधानता होती है अर्थात पहले पद में परिवर्तन लाने से अर्थ में परिवर्तन होता है। तत्पुरुष में द्वितीय पद की प्रधानता होती है अर्थात दूसरे पद में परिवर्तन लाने से संपूर्ण अर्थ में परिवर्तन आता है। तो ये तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास में और एक और फैक्ट लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे, इसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है। जो भी आपको कोई ऐसा वर्ड एग्ज़ाम में आ जाए या ऑप्शन ही 4 दे दे, उसमें से आपको पूछा जाए कि इसमें से ये कौन सा, इसमें से तत्पुरुष समास कौन है, तो सबको आप थोड़ा विस्तृत रूप जो था, जिससे वो हटकर अपने शॉर्ट फॉर्म में आ गए, तो उसे वापस विस्तृत रूप में लेके जाएंगे, उसे लंबा करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कारक विभक्ति क्या बीच में आ रही है, और जब उसका समास हम बना रहे हैं तो उन दोनों का उनका लोप हो जा रहा है कारक विभक्तियों का, तब उसे आंख बंद करके आप तत्पुरुष में डाल देंगे, ठीक है। वो तत्पुरुष समास होगा, वो टिक लगाएंगे आप तत्पुरुष समास, ठीक। और उसमें क्या था, अव्ययी भाव में क्या था कि इसमें लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसमें देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये रहा, तो कर्ता ने कर, ऐसे जब आपको बीच में आ जाना है कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से संबंध आके की रारेरी, ठीक। और अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो आरे। तो इस प्रकार की जो पदों का जब लोप आपको मिलेगा, उनको जब लॉन्ग फॉर्म में लाएंगे, उन्हें विस्तृत करेंगे, तो आपको लगेगा कि इनके बीच में इनके दो जो पद हैं जो मिल के संक्षिप्त होकर समास बन गए, उनके बीच में विभक्ति थी पहले लगी हुई, और उनका लोप होकर ये समास बन चुके। जब समास बनाने लगे तो उनका हम लोप कर दिए।
तो ऐसे शब्द जो होंगे ना वो आ जाएंगे तत्पुरुष समास में। और इसमें क्या कह रहा है कि कार्य को करने वाला क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया को संपन्न करने वाला कारक जिसके लिए क्रिया संपन्न हुआ, अलगाव का अभाव उत्पन्न हो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का एक और आपको मिलेगा कि से आपको दो जगह मिलेगा। एक मिनट देखिएगा, करण से मिलेगा और अपादान से। एक यहाँ भी आपको से दिख रहा है, एक यहाँ भी से दिख रहा है। तो ये अपादान है ना, इसमें अलगाव का भाव उत्पन्न होगा। ये देखिए सबका लिखा हुआ है कि इस ने का अर्थ क्या होता है कि कार्य को करने वाला, कर्ता ने, कर्ता का साइन क्या होता है, कर्ता का कारक विभक्ति क्या होता है, ने का क्या होता है कि कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, उसी को ना कर्ता कहते हैं, कार्य को करने वाला। तो कर्ता का क्या होता है, कार्य को करने वाला, जिसका विभक्ति हमारा क्या होता है, चिन्ह ने होता है। कर्म, तो जिस पर कर्म का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म हो जाएगा। और क्रिया को करने वाला कर्ता हो जाएगा। जो किसी काम को कर रहा है वो कर्ता हो जाएगा और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म हो जाएगा। और करण मतलब क्रिया को संपन्न करने वाला। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ भी अपादान आएगा वहाँ आपको लगेगा कि दोनों पद में से कुछ अलग होने की भावना हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ना, पेड़ से पत्ते गिरना, तो पेड़ और पत्ते दोनों अलग हो रहे हैं, यहाँ अलगाव का भाव आपको दिखेगा। जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, बालों का झड़ना, तो सर से बाल अलग हो रहे हैं। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो हिमालय और गंगा में अलगाव की भाव हो रही, वहाँ से निकल के अलग हो रही है। ठीक है, यहाँ अलगाव की भावना हो रही, उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ भी आपको अपादान मिलेगा, ना कि करण मिलेगा। यहाँ भी आपको अपादान मिलेगा, ना कि करण मिलेगा। तो इन सबों को समझना है। संबंध तो नाम से ही स्पष्ट है कि संबंध मतलब रिश्ता, ऐसा लगे कि दोनों में कुछ रिश्ता बताया जा रहा है, दोनों पदों में कुछ रिश्ता बताया जा रहा है। तो आगे देखिए, अधिकरण में पेपर संबोधन है हो अरे। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी तत्पुरुष समास बनते हैं। तो देखिए, आपको मैं जैसे पहले ही ये तो बता दी थी, ये लिखा हुआ हमने तो अभी देखा, लेकिन ये चीज़ आपको पहले ही बताया गया कि जो प्रथम होता है और ये वाला होता है, ये जिस पर हमने स्टार लगा दिया, संबोधन और ये इनका लोप नहीं होगा, इनका लोप नहीं होगा, अर्थात इससे जो भी वर्ड बनेंगे ना वो तत्पुरुष समास में नहीं आएंगे। इससे जो वर्ड बनेंगे वो तत्पुरुष में नहीं आएंगे। संबोधन से और कर्ता से, इन विभक्तियों का जिनमें लोप जिन शब्दों में होगा उनसे जो शब्द बनेगा वो तत्पुरुष समास में नहीं आएगा। देखिए यहाँ नोट डाल के लिखा हुआ है, यहाँ नोट डाल के लिखा हुआ है, ये देखिए कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी तत्पुरुष बनाते हैं, यानी कि ये दो तत्पुरुष समास नहीं बनाते हैं, कर्ता और संबोधन। तो ये जो संबोधन है, ये जिसे विस्मयाद भी कहते हैं। बच्चों मैंने विस्मयाद कह दिया था पहले, तो आप परेशान ना होइएगा, विस्मयाद बोधक भी कहते हैं और संबोधन भी कहते हैं। ठीक, और कर्ता का तो कर्ता ही बस बोलते हैं। तो कर्ता और संबोधन नहीं आता है तत्पुरुष समास में। कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। बच्चों यहाँ आपको बोर नहीं होना है कि ये एक ही जैसी चीज़ें कितनी पढ़नी पड़ रही हैं। समास थोड़ा लंबा चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये जो तत्पुरुष समास है ना, इसके भी 6 और भेद होते हैं, यानी कि समास के उपभेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद और समास के उपभेद। ठीक, तो भेदों के भेद जो होता है उसे उपभेद कहते हैं। तो तत्पुरुष समास से आपको 6 भेद देखने को मिलेंगे तत्पुरुष समास को। ये तो देखेंगे कि जो पहला है कर्म तत्पुरुष, तो आपको अभी मैंने बताया कि संबोधन और कर्ता नहीं आते हैं। तो संबोधन जब हट जाएगा तो कर्ता ने, तो उसके बाद क्या आता है, कर्म से, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ये हमने पढ़ा है ना बचपन से ही, छोटे से ही, जब से हिंदी हम लोग पढ़ रहे तब से
ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति का लोप होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। तो जहाँ आपको ऐसे मिल जाए, कोई वर्ड मिल गया, उसको मैं बता रही हूँ आपको कि उसको थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लाइए, क्योंकि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। वो संक्षिप्त हो गया तो उसे लॉन्ग फॉर्म में लाइए जैसे वो पहले हुआ करता था। तो देखिए, जेब कतरा, तो जेब कतरा किसे कहेंगे आप? जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो जब हम इसका समास पद बनाएं तो क्या बन गया? जेब कतरा। तो जेब को कतरने वाला और जेब कतरा यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो को जो है, को विभक्ति का देख रहे हैं आप। तो जब जब जेब कतरा बनने लगा तो जेब यहाँ से लिया गया, ये कतरा कभी लिएगा। और ये जो को है ना, इसका लोप आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे आपको को दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका लोप हो गया, ये छुप गया, ये ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, जो आपकी इच्छा है आप वो कह दीजिए। लेकिन ये हट गया, ये अब वहाँ नहीं रहा। जब इसका हम समास पद बनाने लगे तो ये इधर वाले जितने ये समास पद हो गए और इसके विस्तृत रूप इधर हो गया। इसे छोटा करने के लिए हम समास बनाते हैं। समास का अर्थ होता है छोटा करना, ठीक। बड़े एक लंबे लाइन को एक छोटा सा, उसके लिए एक छोटे वर्ड में लिखना। एक छोटा अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थ वही रहेगा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाले को जेब कतरा कहते हैं ना। इसे शॉर्ट में हमें लिखना हो तो जेब कतरा कहेंगे। जेब को जो कतर दिया उसे जेब कतरा। तो जेब को कतरने वाला यानी कि जेब कतरा। तो यहाँ देखेंगे कि को विभक्ति का लोप हो रहा है। को, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष जिसमें को विभक्ति का लोप होगा। कर्म का क्या साइन होता है? को होता है। तो जिसमें को का लोप हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और देखिए, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, उसे बहुत यश प्राप्त है तो वो यश को प्राप्त है, ठीक है। उसको यश प्राप्त है, वो यश को प्राप्त है। वो इंसान जो है, ऐसे हम लोग बोलते हैं उसको बहुत यश प्राप्त होगा। ऐसा जो काम कर रहा है, ऐसा जो कार्य कर रहा है, उसे बहुत यश प्राप्त होगा। तो उसे यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, जिसको यश प्राप्त हुआ हो उसे यश प्राप्त कहते हैं। चिड़ी मार, जो चिड़ियों को मारता है। तो देखिएगा, चिड़ी मार शॉर्ट फॉर्म होगा। इसे जब लॉन्ग फॉर्म में जब हम लाएंगे, इसे बड़ा करेंगे तो चिड़ी मार यानी कि चिड़ियों को मारने वाला, जिसे चिड़ी मार कहते हैं। तो को विभक्ति का आप यहाँ भी देखेंगे कि लोप हो गया। उसके बाद आया गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला। यहाँ भी देखेंगे को विभक्ति जो है, इसका जब हम समास पद बनाने लगे तो उसका लोप हो गया। तो मेरा कहने का मात्र एक अर्थ क्या है? मात्र एक ही अर्थ है मेरा आपको ये बताने का कि इसमें को विभक्ति का लोप होगा। जिसमें को विभक्ति का लोप होगा वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम से बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना है। कोई बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो मेरा एग्ज़ाम में अच्छा होगा, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका, अगर नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, मत पढ़िए, लेकिन ये सपना भी भूल जाइए कि हम एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आना तय है बच्चों। हिंदी का एग्ज़ाम हो और समाज से क्वेश्चन ना आए, संधि से क्वेश्चन ना आए, ये सब असंभव है, असंभव है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिएगा, गृहगत, तो गृह को आने वाला, गृह को गत मतलब आना होता है, गृह मतलब घर होता है, ठीक। रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। मुंह फोड़ भी हो सकता है बच्चों, जो मुंह को फोड़ता है उसे मुंह फोड़ कहते हैं, ठीक। एक ये जोक था बच्चों, आगे चलेंगे हम। ये देखिए, ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण था। कर्म तत्पुरुष में, कर्म तत्पुरुष का देखिए एकदम आसान है, एकदम आप आसानी से समझिए, एकदम लोड मत लीजिए अपने पर ज़्यादा कि हमें ज़्यादा रटना पड़ रहा है, ज़्यादा याद करना पड़ रहा है। मैं बार बार नेक्स्ट हर क्लास में आपको ही समझाते आई हूँ बच्चों कि हिंदी हमारी मदर टंग है और दूसरी की ये वैज्ञानिक भाषा है, इससे प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि कारक, कर्म का को, ये तो सब कोई जानता है। कर्म जो तत्पुरुष होता है इसका विभक्ति को होता है। तो जिसमें को विभक्ति का लोप होगा, जिस शब्द में को विभक्ति का लोप होगा वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, साधारण शब्द में। आगे चलते हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। दूसरा है करण तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो एक अपदान में से आता है, एक करण में से आता है। ये दोनों में विभिन्नता क्या है? दोनों में भिन्नता क्या है? तो अपदान का अर्थ होता है बिछड़ना, अलग होने का उसमें से भाव प्रकट होगा। और यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ अलग होने का भाव आपको नहीं लगेगा। तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष में
क्या लोप होगा, तो से और के द्वारा। इसके दो कारक चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। तो से या के द्वारा जो कारक चिन्ह है, तो इन दोनों का जहाँ आपको लोप दिखेगा ना, वो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे भय से आकुल, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, कम एग्जाम्पल नहीं, आपको समझने के लिए काफ़ी एग्जाम्पल है इतने। तो भयकुल यानी कि भय से जो आकुल है उसे भयकुल कहते हैं, भयाकुल कहते हैं। तो यहाँ देखिए शे का इस विभक्ति का लोप हो गया, तो क्या भय और आकुल से, जो आकुल से भय अलग हो रहा है, नहीं, कोई भय से आकुल है यानी कि उसके साथ भय के जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ है। रस भरी, रस से वो भरा हुआ है, रस से अलग नहीं हुआ है। रस से अलग अलग जब होने का भाव होता तो क्या वो रस भरी कहलाता, नहीं। रस भरी का अर्थ है कि रस जिसमें भरा हुआ हो, यानी कि अलगाव की यहाँ भावना उत्पन्न नहीं होती है। तो ये अपदान, और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा जिसमें से विभक्ति का लोप मिलेगा। अब और भी देखिए सारे एग्जाम्पल है, जैसे मन चाहा, मन से जिसे चाहा, ठीक है। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त को इसका विस्तृत रूप में लाइए तो क्या होगा, जो शोक से ग्रस्त है, तो शोक को ग्रस्त है ऐसा नहीं, ऐसा बोल भी दे आप तो आप गलत होंगे व्याकरण की दृष्टि से। तो से शोक से ग्रस्त कहेंगे, आपको खुद अटपटा लगेगा, और सही जब विभक्ति लगाएंगे तो आपको सही लगेगा। इन सब जो परिभाषा देखिए, सूर्य रचित, तो सूर्य के द्वारा रचित या सूर्य से रचित, सूर्य से रचित को सूर्य रचित कहते हैं। तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत, से या के द्वारा कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसके दो साइन होते हैं, से या के द्वारा। तो से या के द्वारा जिसमें विभक्तियों का लोप होगा वो कर्म तत्पुरुष का तो देखे थे। से उस कर्म तत्पुरुष में का विभक्ति का लोप होता है, को विभक्ति का लोप होता है, और कर्ण तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेंगे और इसे फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास में इसे ख़त्म करना है। संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थ तत्पुरुष, इसे चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। इसमें को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान का अर्थ है, इसमें देखिए को के लिए में परिभाषा क्या, तो देश के लिए भक्ति। तो को के लिए विभक्ति का जब लोप जहाँ होगा वो संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान का चिन्ह ही होता है देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए। तो जहाँ को के लिए का लोप होगा वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसा भी आता है बच्चों, कोई एक तत्पुरुष समास का उदाहरण दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। तो आप ये सब नहीं पढ़िएगा ना तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। और एक क्वेश्चन छूटने से जान रहे हैं बच्चों, आप कितने बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, कितने बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। मात्र एक क्वेश्चन छूटने से आपका एडमिशन होने से आप रह जाएंगे। BHU में जो पढ़ने का सपना है ना उसे आप भूल जाएंगे बच्चों, वो पूरा नहीं हो सकता है। तो आपको बिल्कुल किसी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, सबको लेके चलना है। देखिए हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ को कड़ी तो यहाँ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन के लिए जहाँ आएगी बात तो हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। हाथ के लिए जो कड़ी होती है उसे हाथ कड़ी कहते हैं। राह खर्च किसे बोलते, ऐसे लोग कोई कहीं जाता तो बोलते ये हमारा रास्ते का खर्च हो जाए। या फिर आप भी अपने माँ पापा से घर लेके पैसे आते होंगे ना, कोचिंग जाना हो या कहीं आप अगर दूर रह के पढ़ते हो तो बोलेंगे कि राह खर्च दीजिए हमको, रास्ते का जो खर्च है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये रास्ते के लिए खर्च के लिए कुछ पैसे दीजिए। तो रास्ते को खर्च के लिए जो पैसा मिलेगा, रास्ते में खर्च करने के लिए जो पैसा मिलेगा उसे राह खर्च कहेंगे। तो के लिए यहाँ विभक्ति का लोप होगा, तो जहाँ के लिए का लोप होगा, जहाँ को का लोप होगा वो संप्रदान में चला जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष, इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। यहाँ से विभक्ति का लोप होगा। यहाँ से का अर्थ अलगाव की भावना उत्पन्न करेगा। अलगाव की भावना, या प्रथम पद द्वितीय पद से अलग होगा, या अलगाव की भावना उत्पन्न होगी बच्चों। तो देखिएगा पाप मुक्त, तो बोलेंगे गंगा में नहा के पाप मुक्त हो जाओ। तो पाप मुक्त होना यानी कि पाप से अलग होना, पाप से मुक्त हो जाना। धनहीन हो गया, वो इंसान धनहीन है यानी कि निर्धन है, यानी कि धन से हीन है, उसके पास धन नहीं है। तो धन उससे अलग हुआ तब तो वो धनहीन बना, तब तो वो निर्धन बना।
ठीक है। तो जहाँ आपको लगे यहाँ अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही है, बिछड़ने की भाव उत्पन्न हो रहा है, वो अपवादान में चला जाएगा। से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रण विमुख, तो जो रण से विमुख हो जाए, रण से विमुख होने का मतलब है कि जो युद्ध स्थल हो, जिसे जो होता है ना, उसे रण कहते हैं। तो जो रण से विमुख हो जाए, जो युद्ध से भाग जाए, उसे रण विमुख कहते हैं, ठीक। जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। तो ये देखिए कुछ उदाहरण हैं। पथभ्रष्ट, पाप मुक्त, निर्धन, देश निकाला, ऐसे बोलेंगे देश निकाला, ठीक है। देश निकाला क्या हो जाएगा कि जिसे देश से निकाल दिया गया हो, देश से अलग जिसे कर दिया गया हो, देश से जिसे निकाल दिया गया हो। तो देश से निकालने, अगर देश निकाला का होगा कि देश से अलग हो गया वो इंसान, तो अलग होने की भावना उत्पन्न हुआ ना, तो वो हो जाएगा ये अपवादान तत्पुरुष का ये उदाहरण हो जाएगा। तो इन सबों को आप ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। हमने 4 देख लिया तत्पुरुष समास के उदाहरण, 5वां देखेंगे संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष जिसे हम कहते हैं संबंध तत्पुरुष। जैसे इसमें का के की संबंध होता है ना, कि मेरा भाई, मेरे, मतलब ये संबंध आपको कैसे स्थापित होगा ये देखिए। सेनापति, जो सेना का पति हो, करोड़पति को, जिसका जो करोड़ों का मालिक हो, करोड़ का पति हो ऐसा नहीं बोलेंगे, जो करोड़ों का मालिक हो। सेनापति, जो सेना का पति हो, जो प्रमुख हो। पति का अर्थ क्या यहाँ हो जाएगा, प्रमुख से होगा पति का अर्थ। राजपुत्र, तो जो राजा का पुत्र हो। पराधीन, जो पर के अधीन हो, यानी कि जो दूसरों के अधीन हो, ठीक। तो देश रक्षा, जो देश की रक्षा करे। तो का के की रारे री नाने नी, इस प्रकार की विभक्तियों का जहाँ लोप होगा वो संबंध तत्पुरुष का हो जाएगा। और उदाहरण आपके सामने है, ये आप देख ही रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें किस विभक्ति का लोप हो रहा है। इसमें और कुछ नहीं है बच्चों, बस ये देखना है कि आपको किस शब्द में, किसी शब्द में विभक्ति का लोप तो नहीं हो रहा है। विभक्ति का लोप हो रहा है, कारक विभक्ति का लोप हो रहा है और द्वितीय पद प्रधान है, तो वो तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के अंदर जाने की बात हो गई, उसके भेद को देखने की बात हो गई। तब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तो देखेंगे कि जो तत्पुरुष समास का लोप हो रहा है, अगर का के की का लोप होगा तो संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगर मे पे पर, मे पे पर, इस प्रकार की विभक्ति, इसका मे या पर का लोप हो रहा है वो अधिकरण हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जिस विभक्ति चिन्ह का, जिस कारक का जो चिन्ह होता है, जिसका लोप होगा वो वही हो जाएगा, पहला और लास्ट को छोड़कर। पहला कर्ता और लास्ट में है संबोधन को छोड़कर। देखिए उसके बाद छठा आपका क्या आ जाता है, छठा है अधिकरण तत्पुरुष, जिसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। और ये लास्ट ही है, बस इतने ही होते हैं तत्पुरुष समास के अंदर। इसमें मे पेपर, मे पे पर दोनों को मिलाएंगे तो मे पेपर ऐसा जल्दी जल्दी बोला जाता है और याद करने के लिए भी सहूलियत होती है। इसलिए देखेंगे लोकप्रिय, जो लोक में प्रिय हो, यानी कि जो दुनिया में प्रिय हो, जो लोक में प्रिय हो उसे लोकप्रिय। नरोत्तम, जो नरों में उत्तम है उसे नरोत्तम। अब आप बीती, जो अपने पर बीती हो। तो ये देखेंगे जो कारक विभक्ति हैं इसमें किस में और पर, तो में और पर किसका चिन्ह होता है, अधिकरण का, यानी कि ये अधिकरण तत्पुरुष है। आपको इस प्रकार से सोचना है अपने मन में और टिक आउट करना है अपने क्वेश्चन शीट पर, अपने आंसर शीट पर, सॉरी, आपका जो आंसर शीट आपको मिलेगा उस पर आपको टिक करना है। यदि ऑनलाइन होगा तो आपको बैठ के माउस से टिक लगाना है, आपके मॉनिटर पर आपको दिखेगा कि आप किस में टिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया जिसमें में पेपर विभक्तियों का लोप हो। आप जब कारक विभक्ति सारे के सारे याद रखेंगे, उनके चिन्हों को याद रखेंगे तो ये एकदम आसान हो जाएगा। इसे रटिएगा मत, क्योंकि रटेंगे ना तो कहीं मिस कर जाएंगे और वही थोड़ा सा मिस जहाँ हुआ आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। तो आगे चलेंगे, आगे क्या कहता है। और ये हाँ, और यहाँ तक पढ़ के आज हम छोड़ देंगे तत्पुरुष समास को कंप्लीट करके, बाकी हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसको छोड़ने का मेरा मतलब ये नहीं है आज के क्लास में छोड़ देंगे, बस उतने पर ही बंद करेंगे। एक है नर तत्पुरुष, नन, देखेंगे न और यहाँ है नन तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, ये निषेध सूचक होता है। इसमें आपको लगेगा कि कोई काम करने का आपको पता चलेगा तो वो नकारात्मकता वहाँ आएगी, जैसे गैर वाजिब, अनावश्यक, अनिष्ट, अकारण, इस प्रकार की चीज़ जहाँ आएगी।
तो ये जिसका पूर्व पद निषेध हो, निषेध सूचक हो, न, अन या आ आता हो। आप देखिएगा जैसे जब हम वो पढ़ते हैं ना विपरीतार्थक शब्द, तो किसी शब्द के आगे आ लगा देते हैं तो वो उसका विपरीत, आवश्यक के आगे आ लगा दीजिए तो अनावश्यक के आगे अण लगा दीजिए, ये अण जो है आ नहीं अण लगा दीजिए तो वो अनावश्यक हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर अ लगा दीजिए तो ऐसे उसका विपरीत बन जाता है। विपरीतार्थक शब्द जब हम पढ़ेंगे तो जैसे जिम्मेदार के आगे गैर लगा दी तो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। अनिष्ट है ये अच्छा है, ये अनिष्ट है तो उसके आगे अ लगा दी तो अनिष्ट यानी कि खराब हो जाएगा। अनिष्ट अच्छे के लिए प्रयोग करते हैं, अनिष्ट खराब के लिए प्रयोग करते हैं। तो जहाँ नकारात्मकता आपको दिखेगी ना, नकारात्मकता सूचक या निषेध सूचक पद आपको दिखेंगे, वो नर तत्पुरुष में आ जाएंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है इसको ज़्यादा करना, ये आपको ज़्यादा मैक्सिमम बुकों में दिखेंगे भी नहीं, लेकिन मैं ऐड कर दी इसमें आपके लिए, क्योंकि आपको मैं सोचती हूँ कि जितना होता है आपको पता चलनी चाहिए। भले आपको ये भी बता दिया जाए बाद में कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अब देखेंगे लुप्त पद तत्पुरुष। एक तत्पुरुष के अंदर तो कारक विभक्ति वाले 8 होते हैं कारक के विभक्तियाँ, तो 8 को 1 और 2 को छोड़कर 6 आएंगी, और एक आएगा लुप्त पद तत्पुरुष जिसमें कोई विभक्ति का लोप नहीं होकर पूरे पद का लोप हो जाए। ठीक है, विभक्ति का लोप ना होकर पूरे पद का लोप हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसे मैं छोड़ने के लिए आपको नहीं कह सकती, ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे देखिए दही बड़ा, एक शब्द आता है दही बड़ा। दही बड़ा में देखेंगे, दही बड़ा को जब आप लॉन्ग फॉर्म में लाइएगा तो क्या आपको आएगा, दही में बड़ा, दही को बड़ा, दही का बड़ा, ऐसा तो नहीं कहेंगे। दही में डूबा हुआ बड़ा या दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका जब लॉन्ग फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या आप कि यहाँ बस कारक विभक्ति का ही नहीं, इसमें एक बड़े से वाक्य का, एक बड़े से पद का लोप हो रहा है। तो दही, उसके बाद देखिए में डूबा हुआ, इतने चीज़ों का जहाँ एक पद का लोप होने लगे, एक विभक्ति का बस नहीं, एक पद का लोप होने लगे, तो वो हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष। जैसे बैलगाड़ी, तो बैल से चलने वाला गाड़ी, तो यहाँ बस एक विभक्ति का लोप नहीं हुआ, बस से का लोप नहीं हुआ, तो बैल से गाड़ी ऐसा थोड़ी कहेंगे, बैल से चलने वाली गाड़ी को ना बैलगाड़ी कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे पूरे एक पद का लोप हो गया, तो ये हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष। और एक और आ गया पवन चक्की, पवन से चलने वाला चक्की, जिससे हम कहते हैं पवन चक्की। यहाँ भी आप देखेंगे कि पूरे पद का लोप हो गया, एक पद का, एक विभक्ति का लोप ना होकर जहाँ पूरे पद का लोप हो जाए, एक विभक्ति का लोप ना होकर जहाँ पूरे पद का लोप हो जाए, वो लुप्त पद तत्पुरुष होता है। तो बच्चों आपको आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताना नहीं भूलेंगे। और हमें कोई आपको ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, इन सब सारी चीज़ों का आप कमेंट में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन जहाँ आप पढ़ने चलते हैं ना, तो आपको अपने टीचर से जुड़ने का एकमात्र माध्यम कमेंट हमारा बनता है। कमेंट से आप कुछ भी हमें पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसके आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो गुड बाय।